क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान सच में क्या सोच रहा है? उसकी मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, या उसकी खामोशी का मतलब क्या है? क्या वो आपकी बातों से खुश है या बस दिखावा कर रहा है? क्या आप कभी यह समझ पाए हैं कि किसी की नजरों या हाव भाव से उसका असली इरादा कैसे जाना जा सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो किताब रीड पीपल लाइक अ बुक आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर, एक ऐसा चैनल जो हर किताब की गहराई को आपकी जिंदगी के करीब लाने का काम करता है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने से सुन रहे हों, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना या भोपाल से, या फिर दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि से, या उत्तर भारत के गांवों, खेतों और कस्बों से, या फिर भारत से बाहर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा में बैठे हिंदी समझने वाले प्यारे श्रोताओं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इस चैनल पर हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक, जिसे लिखा है पैट्रिक किंग ने। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसानों को कैसे पढ़ा जाए, बिना उनके बोले, उनके हाव भाव, उनकी आंखों, उनके टोन और उनकी बॉडी लैंग्वेज से। ये हमें बताती है कि कैसे किसी की सच्चाई झूठ से अलग की जा सकती है, कैसे किसी की नीयत को उसकी बातों से पहले जाना जा सकता है, और कैसे रिश्तों, बातचीत या बिजनेस में सही फैसले लिए जा सकते हैं। यह किताब सिर्फ लोगों को समझने की कला नहीं सिखाती, बल्कि खुद को भी बेहतर समझने की राह दिखाती है। क्योंकि जब हम दूसरों की भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं तो अपने रिश्तों, अपने करियर और अपनी जिंदगी में गहराई और स्पष्टता दोनों बढ़ जाती हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे लोगों के दिल और दिमाग को एक किताब की तरह पढ़ा जा सकता है। सुनते रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल, जहां हर कहानी, हर किताब और हर सीख आपके जीवन को थोड़ा और रोशन बनाती है। चलिए शुरू करते हैं किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के पहले हिस्से से। इंट्रोडक्शन। Why you're probably doing it wrong। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन बाद में जब उसका असली चेहरा सामने आया तो आप हैरान रह गए? या फिर किसी की मुस्कान देखकर आपने सोचा कि वो खुश है, जबकि अंदर से वो टूटा हुआ था? यही है हमारी सबसे बड़ी गलती। हम लोगों को वैसे नहीं पढ़ते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे पढ़ते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस किताब के इस हिस्से में लेखक पैट्रिक किंग बताते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों को समझने में इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वे अपनी ही भावनाओं, अनुभवों और सोच को सामने वाले पर थोप देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद ईमानदार हैं तो आप मान लेंगे कि दूसरा भी ईमानदार होगा। अगर आप किसी से प्रभावित हैं तो आप उसकी खामियों को नजरअंदाज कर देंगे। यानी हम दूसरों को ऑब्जेक्टिवली नहीं बल्कि पर्सनली फिल्टर्ड लेंस से देखते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपको सच में किसी इंसान को समझना है तो पहले अपने अंदर की धारणाओं, भावनाओं और अपेक्षाओं को अलग रखना सीखिए। क्योंकि जब तक हम खुद के नजरिए से बाहर नहीं निकलते, हम किसी को भी सही मायने में नहीं पढ़ सकते। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। यह हिस्सा हमें बताता है कि पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना लगभग असंभव है, क्योंकि इंसान होने के नाते हम हमेशा अपने अनुभवों से प्रभावित रहते हैं। हमारा दिमाग तुरंत जजमेंट करता है, कौन भरोसेमंद है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा। लेकिन यही जल्दबाजी हमें गलत दिशा में ले जाती है। लेखक समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और समझदारी से अलग रखना है। यानी अगर आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले खुद को तटस्थ बनाना सीखिए। बिना राय बनाए, बिना जल्दबाजी किए बस ऑब्जर्व कीजिए उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज का टोन, उसकी नजरें और वो छोटे छोटे जेस्चर्स जो उसकी असलियत को बयान करते हैं। इंसान को पढ़ने की असली कला यही है, सतह से आगे जाकर देखना और अपने पूर्वाग्रहों को किनारे रखकर सच्चाई को पहचानना। क्योंकि जब आप ये सीख जाते हैं तभी आप दूसरों को सच में रीड लाइक अ बुक कर पाते हैं। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रेडिक्टर। क्या आपने कभी किसी को देखकर सोचा है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर इसने ये फैसला क्यों लिया? हमारे हर व्यवहार के पीछे एक वजह होती है,
एक मोटिवेशन जो हमें कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आप किसी इंसान की इस मोटिवेशन को समझ लेते हैं तो आप उसके अगले कदम, उसकी सोच और उसके असली इरादों का अंदाजा बहुत सटीक तरीके से लगा सकते हैं। यही बात पैट्रिक किंग इस पहले चैप्टर में गहराई से समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसानों के व्यवहार को समझने की शुरुआत उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी जरूरतों से होती है। हर इंसान के अंदर कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं: सुरक्षा, प्यार, मान सम्मान, नियंत्रण और सफलता की चाह। इन जरूरतों के अनुसार ही उनका व्यवहार बनता है। उदाहरण के तौर पर, जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है वो हर निर्णय सोच समझ कर लेगा, जोखिम से बचेगा और नए मौकों से डर सकता है। वहीं जो व्यक्ति सम्मान चाहता है वो अपनी हर बात में आत्मविश्वास दिखाएगा, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा और दूसरों की राय से गहराई से प्रभावित होगा। पैट्रिक किंग बताते हैं कि अगर हमें किसी इंसान के इरादे समझने हैं तो हमें उसके मोटिवेशन ड्राइवर्स को पहचानना होगा, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो उसे अंदर से चलाती हैं। क्या वो प्यार चाहता है? क्या वो नियंत्रण चाहता है? क्या वो किसी कमी को पूरा करने की कोशिश में है? जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें उसके एक्शंस रैंडम नहीं लगते बल्कि परफेक्टली लॉजिकल लगने लगते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बार बार अपनी उपलब्धियों की बातें करता है और हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। पहली नजर में हमें लग सकता है कि वो अहंकारी है, लेकिन अगर हम उसके अंदर की मोटिवेशन को देखें तो हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो खुद को पर्याप्त महसूस नहीं करता, जिसे वैलिडेशन की जरूरत है। यानी उसका व्यवहार ईगो से नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी से प्रेरित है। यही है बिहेवियरल प्रेडिक्टर की असली समझ। किताब आगे बताती है कि मोटिवेशन को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अप्रोच मोटिवेशन, अवॉइडेंस मोटिवेशन और पावर मोटिवेशन। अप्रोच मोटिवेशन वह होती है जो इंसान को किसी लक्ष्य या आनंद की ओर खींचती है, जैसे सफलता, प्रेम, पहचान या खुशी। अवॉइडेंस मोटिवेशन इंसान को किसी दर्द, असफलता या नुकसान से बचने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग हर समय सेफ खेलते हैं, नए मौके नहीं लेते, वे इसी श्रेणी में आते हैं। पावर मोटिवेशन वो ताकत है जो इंसान को दूसरों या हालात पर नियंत्रण रखने की इच्छा देती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि फैसले उनके अनुसार हों और परिस्थितियां उनके नियंत्रण में रहें। अब सवाल उठता है, किसी इंसान की मोटिवेशन को कैसे पहचाना जाए? पैट्रिक किंग बताते हैं कि इसके लिए आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। वो किस चीज पर बार बार बात करता है, किस बात पर भावुक हो जाता है, कौन सी स्थितियों में वो असहज महसूस करता है, कौन सी परिस्थितियां उसे जोश से भर देती हैं। ये सब उसकी मोटिवेशन के संकेत हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि लोगों की मोटिवेशन हमेशा स्थिर नहीं होती, समय, अनुभव और परिस्थितियों के साथ बदल जाती है। लेकिन कुछ कोर ड्राइव्स हमेशा एक जैसी रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसे बचपन में नियंत्रण खोने का डर लगा हो, वो बड़ा होकर भी हमेशा परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहेगा। इसलिए अगर आप सच में किसी को पढ़ना चाहते हैं तो उसके शब्दों या एक बार के व्यवहार से निष्कर्ष मत निकालिए। उसके जीवन में दोहराए जाने वाले पैटर्न को देखिए, क्योंकि वही उसकी असली मोटिवेशन का आईना होता है। लेखक का एक बहुत गहरा वाक्य है, पीपल्स मोटिवेशंस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ देयर बिहेवियर। यानी अगर आप मोटिवेशन समझ लें तो व्यवहार को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि यह अध्याय किताब की नींव है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि इंसान कुछ क्यों करता है, तब तक आप यह नहीं जान सकते कि वो आगे क्या करेगा। इस चैप्टर के अंत में पैट्रिक किंग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम खुद अपनी मोटिवेशंस को जानते हैं? क्योंकि अक्सर हम दूसरों को समझने की कोशिश में लग जाते हैं, पर अपने भीतर के कारणों और इच्छाओं को अनदेखा कर देते हैं। जब हम खुद को पढ़ना सीखते हैं, तभी हम सच में दूसरों को भी समझने लगते हैं। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। क्या आपने कभी किसी की आंखों में झांक कर महसूस किया है कि वो कुछ छिपा रहा है? या किसी के शरीर की हल्की सी हरकत ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि उसके शब्दों से ज्यादा सच्चाई उसकी बॉडी लैंग्वेज में छिपी है? यही रहस्य पैट्रिक किंग इस दूसरे चैप्टर में खोलते हैं, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि इंसान के शरीर का हर हिस्सा बोलता है।
भले ही बिना शब्दों के। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसका चेहरा, आवाज और शरीर एक साथ उस खुशी को दर्शाते हैं। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है या असहज महसूस करता है तो शरीर और चेहरे के संकेत अक्सर शब्दों से अलग दिशा में इशारा करते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना किसी इंसान को सच में समझने की असली कला है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते हुए पीछे झुक जाता है तो वह आपसे दूरी चाहता है। अगर उसके हाथ खुले और सहज हैं तो वो विश्वास दिखा रहा है। अगर वो बार बार अपनी गर्दन या चेहरे को छू रहा है तो इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर तनाव में है या कुछ छिपा रहा है। लेखक यहां एक दिलचस्प बात बताते हैं। हमें किसी एक जेस्चर से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को क्लस्टर्स यानी संकेतों के समूह के रूप में देखना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति आंखों से बच रहा है पर मुस्कुरा भी रहा है और उसकी आवाज में हिचक है, तो ये तीनों संकेत मिलकर बताते हैं कि वो झूठ बोल सकता है या सच छिपा रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आंखों से संपर्क बनाए हुए है, शरीर रिलैक्स है और उसकी आवाज स्थिर है, तो उसकी सिंसेरिटी ज्यादा भरोसेमंद लगती है। लेखक बताते हैं कि चेहरा, फेस, हमारी भावनाओं का सबसे त्वरित दर्पण होता है। जब हम डरते हैं तो हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो भौहें सिकुड़ जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी मुस्कान सिर्फ होंठों तक नहीं बल्कि आंखों तक जाती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे सिर्फ चेहरे को देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट को नहीं। जैसे कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है पर उसकी आंखों में उदासी है तो वो झूठी मुस्कान है। चेहरे को पढ़ने का मतलब केवल अभिव्यक्ति को नहीं बल्कि उस अभिव्यक्ति की सच्चाई को समझना है। पैट्रिक किंग एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं कि बॉडी और फेस के संकेत हमेशा संस्कृति, माहौल और व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं। कोई व्यक्ति जो बहुत आत्मविश्वासी माहौल में पला बढ़ा है वो खुली बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा। वहीं जो व्यक्ति शर्मीला या सतर्क है वो हाथों को बांधकर या झुककर खड़ा होगा। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को समझते समय हमें कॉन्टेक्स्ट यानी परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं क्लस्टर्स की, यानी उन संकेतों के समूह की जो असली इरादे को उजागर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार नजरें हटा रहा है, शरीर पीछे झुका रहा है और जवाब देते वक्त हिचकिचा रहा है, ये क्लस्टर दर्शाता है कि वह असहज है या कुछ छिपा रहा है। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपकी ओर झुककर सुन रहा है, सिर हिला रहा है और आंखों से संपर्क बनाए रख रहा है, ये क्लस्टर सच्ची रुचि का संकेत देता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि असली पीपल रीडर वही होता है जो शरीर और चेहरे के संकेतों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखकर पैटर्न पहचान सके। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या डर रहा है तो उसका चेहरा कुछ और कहेगा, लेकिन उसके पैर या कंधे कुछ और। सच बोलने वाला इंसान आमतौर पर पूरे शरीर से एक समान ऊर्जा और लय दिखाता है, जबकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति असंगति, इनकंसिस्टेंसी दिखाता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ दूसरों को समझने का माध्यम नहीं है बल्कि खुद की अभिव्यक्ति को भी नियंत्रित करने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आत्मविश्वासी समझें तो अपने शरीर को ऐसा बनाइए कि वह आत्मविश्वास दिखाए। सिर सीधा, कंधे खुले, आंखें स्थिर और आवाज साफ। ये संकेत दूसरों के दिमाग में तुरंत आपकी छवि गढ़ देते हैं। चैप्टर के अंत में पैट्रिक किंग एक खूबसूरत निष्कर्ष देते हैं। द बॉडी नेवर लाइज, द फेस में फेक अ स्माइल बट द बॉडी ऑलवेज रिवील्स द ट्रूथ। यानी शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हम शब्दों से जो चाहें कह सकते हैं, पर हमारा शरीर हर पल सच्चाई प्रकट करता रहता है। इसलिए अगर आप सच में लोगों को एक किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, बल्कि देखिए कि उनका शरीर क्या कह रहा है। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में सहज महसूस करते हैं जबकि कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं? कोई हमेशा ऊर्जावान और बोलने वाला होता है तो कोई शांत, गहराई से सोचने वाला। कोई बदलाव से डरता है तो कोई हर नए अनुभव को गले लगाता है। आखिर ऐसा क्यों है? यही सवाल इस चैप्टर की जड़ में है।
पर्सनैलिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान के व्यवहार के पीछे सबसे स्थायी कारक उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं तो आप उसके हर एक्शन का मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी वह ढांचा है जो यह तय करता है कि इंसान कैसे सोचता, महसूस करता और प्रतिक्रिया देता है। पर्सनैलिटी को समझना लोगों को पढ़ने का सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली तरीका है। पैट्रिक किंग हमें बताते हैं कि पर्सनैलिटी साइंस कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन यूनानियों से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक हर युग ने इंसानों को उनकी प्रवृत्तियों और व्यवहार के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटने की कोशिश की है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत मॉडल है द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिसे मनोविज्ञान की नींव माना जाता है। ये 5 गुण हैं। 1. ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए अनुभवों के लिए खुलापन। यह बताता है कि कोई व्यक्ति कितना जिज्ञासु, रचनात्मक और कल्पनाशील है। जो व्यक्ति इस गुण में उच्च होता है वह नए विचारों को अपनाने में तेज होता है, जबकि कम ओपननेस वाला व्यक्ति स्थिरता और परंपरा को पसंद करता है। 2. कॉन्शियसनेस, नियंत्रण और जिम्मेदारी की भावना। यह गुण बताता है कि कोई व्यक्ति कितना अनुशासित, भरोसेमंद और संगठित है। ज्यादा कॉन्शियस लोग अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। 3. एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखता। यह दर्शाता है कि व्यक्ति सामाजिक रूप से कितना सक्रिय है। एक्स्ट्रावर्ट लोग लोगों के बीच ऊर्जा महसूस करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट लोग अकेलेपन में शक्ति पाते हैं। 4. अग्रीएबलनेस, सहजता और सहयोग की भावना। यह गुण बताता है कि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति कितना दयालु, मददगार और भरोसेमंद है। 5. न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक स्थिरता या अस्थिरता। यह दर्शाता है कि व्यक्ति तनाव और भावनाओं को कैसे संभालता है। उच्च न्यूरोटिसिज्म वाले व्यक्ति जल्दी चिंतित या असुरक्षित महसूस करते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बातें, उसका निर्णय लेने का तरीका, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी पसंद, तो आप इन 5 गुणों की झलक देख सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार नया सीखना चाहता है तो वो हाई ओपननेस वाला है। अगर कोई हर छोटी बात में परफेक्शन चाहता है तो वो कॉन्शियस है। अगर कोई भीड़ में जोश से भर जाता है तो वो एक्स्ट्रावर्ट है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि पर्सनैलिटी मास्क नहीं होती, यह वह स्थायी ढांचा है जो समय और परिस्थितियों के बावजूद व्यक्ति के भीतर बना रहता है। लेकिन अक्सर लोग दूसरों के बारे में जल्दी राय बना लेते हैं, 1 या 2 व्यवहार देखकर। यही सबसे बड़ी गलती है। पर्सनैलिटी को समझने के लिए आपको किसी व्यक्ति के पैटर्न्स ओवर टाइम को देखना होगा। वह बार बार कैसे व्यवहार करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है और किन बातों पर सबसे अधिक भावुक होता है। अब बात करते हैं टाइपोलॉजी की, यानी व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटने की प्रणाली। लेखक बताते हैं कि व्यक्तित्व की कई लोकप्रिय टाइपोलॉजीज हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI। यह इंसानों को 4 मूलभूत विरोधी गुणों के आधार पर 16 प्रकारों में बांटता है। इंट्रोवर्जन I वर्सेस एक्स्ट्रावर्जन E, यानी ऊर्जा भीतर से आती है या बाहर से। सेंसिंग S वर्सेस इंट्यूइशन N, यानी व्यक्ति तथ्यों पर विश्वास करता है या कल्पनाशील विचारों पर। थिंकिंग T वर्सेस फीलिंग F, यानी निर्णय तर्क से लेता है या भावनाओं से। जजिंग J वर्सेस परसीविंग P, यानी जीवन में स्थिरता चाहता है या लचीलापन। उदाहरण के तौर पर एक INTJ व्यक्ति तार्किक, स्वतंत्र और दूरदर्शी होता है, जबकि ESFP व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर, सामाजिक और वर्तमान में जीने वाला होता है। लेखक बताते हैं कि इन टाइप्स को जानना आपको लोगों के व्यवहार की दिशा समझने में मदद करता है, लेकिन इन्हें लेबल्स की तरह नहीं बल्कि गाइडलाइंस की तरह देखना चाहिए। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन 101 एंड कैवियट्स। जब हम किसी से जुड़ते हैं, दोस्ती में, काम में या रिश्तों में, तो सच को समझना हमारी सुरक्षा और बढ़ोतरी दोनों के लिए जरूरी होता है। पर झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, यह एक कौशल है जिसमें अवलोकन, तर्क और नैतिक समझ का संयोजन चाहिए। इस अध्याय में हम लाई डिटेक्शन की गहराई में उतरेंगे, उसके मूल सिद्धांत, व्यवहारिक संकेत, व्यवहारिक तरीके, सामान्य त्रुटियां
और वे चेतावनियां जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बेसलाइन बनाना और उसका महत्व। सबसे पहले समझिए कि किसी व्यक्ति की सामान्य परिस्थिति, उसका बेसलाइन जानना आवश्यक है। बेसलाइन का मतलब है कि वह व्यक्ति सामान्य स्थिति में कैसे बैठता है, बोलता है, मुस्कुराता है और प्रतिक्रिया देता है। बिना बेसलाइन के किसी संकेत को अजीब या झूठ का सबूत मान लेना खतरनाक है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कम आई कांटेक्ट करते हैं। केवल आंखें नहीं मिलाने पर उन्हें झूठा मानना गलत होगा। इसलिए पहले कुछ मिनटों में उस व्यक्ति के सामान्य पैटर्न का अवलोकन कीजिए। क्या उसकी आवाज हल्की है या ऊंची? क्या उसके हाथ अक्सर हिलते हैं? क्या उसके वाक्य छोटे हैं या लंबे? यह सब बेसलाइन तैयार करता है। क्लस्टर्स, संकेतों का समूह। एकल संकेत, सिंगल क्यू, कम भरोसेमंद होते हैं। वास्तविक ताकत क्लस्टर्स में है, यानी कई संकेत एक साथ आकर अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी घटना बताते समय आंखें झपका रहा है, आवाज अस्थिर है और कथन में अनावश्यक विवरण जोड़ रहा है, तो ये तीनों मिलकर डिसेप्शन के संभावित क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर पर ध्यान देने का मतलब है कि आप एक एक जेस्चर को नहीं, बल्कि उन जेस्चर्स के पैटर्न को पढ़ते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में अर्थ देते हैं। बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज की छोटी छोटी हरकतें बड़ी सच्चाइयां बोल सकती हैं। पांव का मूवमेंट, कंधों की स्थिति, हाथों का स्टेटस और चेहरे की शीघ्र अभिव्यक्तियां, माइक्रो एक्सप्रेशंस, कई बार शब्दों से ज्यादा स्पष्ट होती हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत तेज होते हैं, कभी कभी 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखते हैं, जैसे किसी सवाल पर मुंह के कोने ठिठकना या आंखों का क्षणिक फैलना। ये संकेत अक्सर वास्तविक भावना का झिलमिलाते हुए संकेत देते हैं, जो कि बाद में शब्दों द्वारा छिपाया जा सकता है। वोकल संकेत, वॉइस और स्पीच पैटर्न। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में सटल बदलाव आते हैं। पिच का ऊंचा होना, टोन में अनिश्चितता, बोलने की गति का धीमा या अस्थिर होना और गलत पॉजेज। झूठ बोलने वाले अक्सर कुछ शब्दों को लंबा खींचते हैं या अत्यधिक विवरण देकर अपनी बात को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। सवालों के तुरंत बाद रेस्पिरेशन में बदलाव, गहरी सांस लेना, सांस रोकना भी एक संकेत हो सकता है। कॉग्निटिव लोड और झूठ। एक बड़ा सिद्धांत यह है कि झूठ बोलना दिमाग पर अधिक भार डालता है, कॉग्निटिव लोड बढ़ता है। सच बोलने में व्यक्ति सामान्यतः सहज होता है, पर झूठ गढ़ने, उसे याद रखने और प्रतिक्रिया के अनुरूप बदलने की कोशिश में दिमाग को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए झूठ बोलने वाले में अक्सर अधिक बीतने वाला समय, रिस्पॉन्स लेटेंसी, शब्दों की खोज में रुकावट और इनकंसिस्टेंट विवरण दिखाई देते हैं। सवालों को अप्रत्याशित रूप से बदलने, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस से उस व्यक्ति की कॉग्निटिव लोड और बढ़ती है और इनकंसिस्टेंसीज सामने आती हैं। वार्तालाप के भीतर शब्दों का विश्लेषण। लोग अपने शब्दों से भी सिग्नल देते हैं। उदाहरण के लिए, झूठ बोलने वाले अक्सर पैसिव वॉइस या डिस्टेंसिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, बनाम मैंने देखा। वे अपने कथन में अधिक सामान्यीकरण या अस्पष्टता ला सकते हैं। बार बार ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग भी सस्पिशियस हो सकता है। कहने वाला अक्सर किसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। पर ध्यान रहे, ये शब्द कभी कभी जेन्युइन एम्फसिस के लिए भी होते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे संकेतों के साथ मिलाकर देखना जरूरी है। स्ट्रेटजीज जो लोग इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोलने वाले अक्सर कई रणनीतियां अपनाते हैं। ओवरली डिटेल्ड स्टोरीज, डाइवर्ट करना, टॉपिक शिफ्ट या इमोशनल अपील, दर्द, दुख दिखाना, ताकि साक्ष्य की जांच कम हो। कुछ लोग रिपीटिंग क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी अपनाते हैं ताकि इंटरव्यूअर थक जाए। जानना चाहिए कि ये तकनीकें सामान्य हैं, इसलिए इन्हें ऑटोमेटिक रेड फ्लैग मत मानिए। कॉन्टेक्स्ट और क्लस्टर देखें। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर की शुरुआत एक गहरी और सच्ची बात से होती है कि हम जो देखते हैं वह हमेशा वही नहीं होता जिसे हम समझते हैं, बल्कि हम वही समझते हैं जिसकी देखने की आदत हमने बनाई होती है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि किसी को समझने की असली ताकत केवल सुनने में नहीं, बल्कि देखने में छिपी होती है। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन वह कला है
जो एक साधारण बातचीत को गहरी समझ में बदल देती है। ये चैप्टर इसी कला को सीखने और मजबूत करने के लिए है। कैसे अपनी आंखों और दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वे हर छोटे संकेत को पकड़ सकें और उसका सही अर्थ निकाल सकें। ऑब्जर्वेशन का असली अर्थ। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे ऑब्जर्वेंट हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल सतही चीजें देखते हैं, कपड़े, चेहरा, हाव भाव, जबकि सच्चा अवलोकन उन चीजों को देखता है जो दिखाई नहीं देती। व्यक्ति की हेजिटेशन, उसकी बोलने की लय में बदलाव, उसकी पोस्चर में झुकाव या उसकी एनर्जी में सटल शिफ्ट्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब है सतह के पीछे की कहानी पढ़ना। सीइंग वर्सेस ऑब्जर्विंग। देखना, सीइंग और अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग में अंतर है। सीइंग पैसिवली होता है, ऑब्जर्विंग एक्टिवली। सीइंग केवल आंखों से होता है, ऑब्जर्विंग पूरे मन से। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप हर जेस्चर, हर आवाज, हर पॉज, हर छोटे बदलाव को नोटिस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब किसी विषय से असहज होता है तो वह अचानक पोस्चर बदल देता है या पैर हिलाने लगता है। यह संकेत तभी पकड़ में आते हैं जब आप सच में ऑब्जर्व करते हैं, न कि सिर्फ देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट की भूमिका। पैट्रिक किंग कहते हैं, नो ऑब्जर्वेशन इज मीनिंगफुल विदाउट कॉन्टेक्स्ट। यानी किसी भी चीज का अर्थ तब तक नहीं बनता जब तक हम उसे सही परिस्थिति में नहीं रखते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है, यह बंदपन, डिफेंसिवनेस का संकेत हो सकता है, पर अगर वह ठंड में खड़ा है तो यह सिर्फ कंफर्ट का तरीका है। इसलिए ऑब्जर्वेशन की शक्ति कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरी है। अच्छे ऑब्जर्वर वे होते हैं जो व्यक्ति, माहौल और परिस्थिति के बीच संतुलन देखते हैं। द लेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के कई स्तर होते हैं। फर्स्ट लेयर, क्या हो रहा है, विजिबल एक्शंस। सेकेंड लेयर, यह क्यों हो रहा है, मोटिव्स एंड इमोशंस। थर्ड लेयर, इसका अर्थ क्या है, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेडिक्शन। सिर्फ पहली परत तक रहना आपको सुपरफिशियल समझ देता है, पर दूसरी और तीसरी परत तक जाना आपको बिहेवियर का मीनिंग बताता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है तो पहली परत कहेगी, वह बोलना बंद कर दिया। दूसरी परत पूछेगी, क्यों? शायद वह नाराज हुआ, शायद दुखी है। तीसरी परत कहेगी, अब वह आगे क्या करेगा? यानी आप न केवल देख रहे हैं बल्कि उसके भविष्य के व्यवहार का अनुमान भी लगा रहे हैं। नॉन वर्बल क्लूज की ताकत। लेखक बताते हैं कि जब शब्द झूठ बोलते हैं तब शरीर सच्चाई बताता है। शरीर का मूवमेंट, चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस, आंखों का डायरेक्शन, जेस्चर्स, पोस्चर, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हिस्से हैं। पर असली ऑब्जर्वेशन तब होती है जब हम क्लस्टर्स और पैटर्न्स को पहचानना सीखते हैं। यानी एक ही संकेत पर नहीं बल्कि कई संकेतों के संयोजन पर ध्यान देना। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके गालों की मसल टाइट है, ये फोर्स्ड स्माइल हो सकता है। कोई सहमति में सिर हिला रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर हैं, वह निकलना चाहता है। ये सब सूक्ष्म संकेत वही देख सकता है जो गहराई से ऑब्जर्व करता है। एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन। आसपास का संदर्भ पढ़ना। ऑब्जर्वेशन केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, वातावरण भी संकेत देता है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि एक व्यक्ति के कमरे, उसकी मेज, उसकी आदतें, उसकी चीजें भी उसके दिमाग का एक्सटेंशन होती हैं। बिखरा हुआ कमरा उसके व्यस्त या अनियंत्रित मन का संकेत दे सकता है, जबकि व्यवस्थित और सटीक चीजें किसी डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी को दर्शाती हैं। ये एनवायरमेंटल क्यूज हमें किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और वैल्यूज समझने में मदद करते हैं। ऑब्जर्वेशन को विकसित कैसे करें? ऑब्जर्वेशन एक जन्मजात गुण नहीं, यह सीखा जा सकता है। लेखक इसके लिए कुछ अभ्यास सुझाते हैं। 1. स्लो डाउन एंड नोटिस। जल्दबाजी में हमारा दिमाग ऑटो मोड में चला जाता है और छोटे संकेत छूट जाते हैं। धीमे चलिए, हर व्यक्ति, हर माहौल को विस्तार से देखिए। 2. आस्क व्हाई इंस्टेड ऑफ व्हाट। सिर्फ यह मत देखिए कि कोई क्या कर रहा है, बल्कि यह सोचिए कि क्यों कर रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रीड पीपल लाइक अ बुक के अंत तक। इस सफर में हमने जाना कि कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार, शब्दों, चेहरे की भाव भंगिमाओं और शरीर की हरकतों को देखकर उसके इरादों, भावनाओं और सोच को समझा जा सकता है। हमने लाई डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन की ताकत, पर्सनैलिटी साइंस और मोटिवेशन जैसे अहम टॉपिक्स के माध्यम से लोगों को पढ़ने की कला सीखी।
भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, हम सबके रोजमर्रा के रिश्तों में यह ज्ञान बेहद काम आ सकता है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में हों, या किसी छोटे गांव में अपने घर और समाज के लोगों के साथ संवाद कर रहे हों, हर जगह यह किताब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इस किताब से आपको क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला? क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी की बॉडी लैंग्वेज या बोलने का तरीका आपको उसके असली इरादों की झलक देता है? अपने अनुभव और इंसाइट्स नीचे कमेंट में शेयर करें। इस किताब के जरिए हमने यह भी जाना कि किसी को सही मायनों में पढ़ना केवल दूसरों को समझने का माध्यम नहीं, बल्कि खुद की समझ और सोच को भी तेज करने का तरीका है। जब हम दूसरों की भावनाओं और संकेतों को पहचानना सीखते हैं, तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारी बातचीत में क्लैरिटी आती है और हम ज्यादा एम्पैथिक बनते हैं। यदि आप इस किताब को पढ़कर अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे लागू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप केवल लोगों को नहीं, बल्कि उनकी सोच और मोटिवेशंस को भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। आपका अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए अपने इंसाइट्स, सीख और रिव्यू शेयर कीजिए और बताइए कि यह किताब आपके जीवन में क्या बदलाव ला रही है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और हम सब मिलकर सीखते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस किताब का सफर हमारे साथ पूरा किया। अपने शहर, गांव या देश में जहां भी हों, इस ज्ञान को अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों में इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि यह आपकी जिंदगी में कैसे असर डाल रही है।